अपने यूपी बिहार में कहा जाता है हर किसी बात पर गजबे हैं, लेकिन यूपी की सियासत में चल रहा है गजबे है और गजबे है इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि गजबे हिंद का सपना जो लोग देख रहे हैं उनका ये सपना कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस और सपा का आरोप है कि दरअसल ध्रुवीकरण करने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की जा रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में हिजाब मुसलमान कब्रिस्तान के बाद अब गजबे हिंद पर हंगामा बरपा हुआ है। गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। काम नहीं किया है और जनता नाराज है। किसान भी दौड़ा रहा है इन लोगों को, बेरोजगार नौजवान भी दौड़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले जिन्ना आए, फिर पाकिस्तान आया, फिर दंगा आया, फिर मुसलमान आया, फिर कब्रिस्तान आया और अब गजवाए हिंद की दस्तक। गजवा का अर्थ है जंग। इस्लाम के लिए ये शब्द तब आया था जब भारत में इस्लाम के विचार को विस्तार देने की शुरुआत हुई थी, मगर एक बार फिर से गजवाए हिंद वाले बयान की आमद हुई है। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। योगी आदित्यनाथ आगे कहते हैं कि गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। जो ऐसा सपना देख रहे हैं उनके सपने टूटने तय हैं। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ का बयान विपक्षी नेताओं को बुरी तरह से चुभा। कांग्रेस ने तो बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर चुनाव को सांप्रदायिक रंग में रंगना चाहती है। चुनाव में हार के डर से हताश निराश भारतीय जनता पार्टी और योगी जी अब गजवाए हिंद, मजहब, उन्माद जैसे शब्दों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को सांप्रदायिक करने का आखिरी प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपकी विफलताओं पर होगा। समाजवादी पार्टी को भी योगी का गजवाए हिंद वाला बयान नागवार गुजरा। समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर 5 साल में योगी सरकार ने कुछ काम किया होता तो ऐसे बयान देने की नौबत नहीं आती। उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो उत्तर प्रदेश की तरक्की पर बात क्यों नहीं हो रही? क्यों बात हिंदू मुसलमान पे हो रही है? क्योंकि काम नहीं किया है और जनता नाराज है। किसान भी दौड़ा रहा है इन लोगों को, बेरोजगार नौजवान भी दौड़ा रहा है, पिछड़े दलित भी दौड़ा रहे हैं। इनके प्रत्याशी भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं। 300 पार का आंकड़ा देने वाले योगी आदित्यनाथ ने 80 से 20 के विवादित बयान पर भी सफाई दी। योगी ने कहा कि हमने जाति, मत, मजहब की बात तो की ही नहीं थी। मैंने तो 80-20 की बात की थी। मैंने कहा 80% बीजेपी के साथ होगा, 20% हमेशा विरोध करता है, विरोध करेगा। हमने जाति, मत, मजहब की बात नहीं की थी। हमने तो 80 बनाम 20 की बात की थी। 80 वे लोग जो सरकार के सुरक्षा के एजेंडे से खुश हैं। हमेशा विरोध करना है, वे पहले भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करेंगे। नकारात्मक सोच है, वे पेशेवर माफिया और अपराधियों के समर्थक हैं, वही रहेंगे। तो ये चुनाव तो 80 बनाम 20 का है। लेकिन इमरान मसूद कहते हैं कि 80-20 वाला फार्मूला वाकई उत्तर प्रदेश के चुनाव में कारगर है। ये अलग बात है कि बीजेपी के खिलाफ 80% है। सही तो कहा है उन्होंने, सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है मुख्यमंत्री जी ने। बस उसमें थोड़ा सा आंकड़ों में भूल गए वो। 80 हमारे साथ है, 20 उनके साथ है। प्रदेश की जनता त्रस्त है और एक तरफा बदलाव कर रही है। तो पूरा मसला हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। हिजाब को लेकर तो पहले से ही राजनीति अपने चरम पर है। योगी ने कहा कि अनुशासन जरूरी है,
व्यक्तिगत आस्था अपनी जगह, लेकिन संस्थाओं के नियम कानून तो मानने ही होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें, ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा, कहां अनुशासन रह पाएगा। व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा। योगी आदित्यनाथ ने हिजाब को लेकर ही संविधान और कानून की बात की। वहीं इस बयान पर भी सफाई दी कि यूपी में बीजेपी नहीं आई तो केरल, बंगाल और जम्मू कश्मीर जैसे हालात हो जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने 3 राज्यों में हिंसा की बात की थी, जबकि यूपी में शांति है। योगी आशान्वित है कि एक बार फिर से उनके सुशासन की विजय होगी। देखना यह होगा कि योगी का सोचना कितना सही निकलता है। लखनऊ में अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। गजवाए हिंद के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों को लेकर भी जबरदस्त तकरार चल रही है। दूसरे चरण का यूं तो चुनाव संपन्न हुआ है 55 सीटों पर, लेकिन 2 सीटें जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें थी वो थी एक रामपुर और दूसरी रामपुर की ही स्वार सीट, जहां से अब्दुल्ला आजम खान के बेटे चुनावी मैदान में है, तो आजम खान खुद सीतापुर की जेल में बंद होकर ही चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इन सब के बीच रामपुर के क्या रहे चुनावी मुद्दे, किस तरह से वहां पर मतदाता अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने किया है अपने मताधिकार का इस्तेमाल, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। आप भी कहेंगे गजबे है। तो कम्युनल गीत पर सेकुलर संगीत का तड़का जो है वो टाइट फिश हुआ है। रामपुर की जनता आजम मुक्त रामपुर चाहती है और वो अब मन बना चुकी है। आवाम पब्लिक शायद पहले से ज्यादा उनका कोऑपरेशन मिल रहा है, पहले से ज्यादा लोग जागरूक हैं, अपने मुद्दों के लिए जागरूक हैं। किनारे रखिए इस बात को कि 55 सीटों पर दूसरे दौर में मतदान हुआ। किनारे रखिए इस बात को भी कि इस दूसरे दौर में मुस्लिम मतदाता भाग्य तय करने वाले हैं। किनारे रखिए इस बात को भी कि मुस्लिमों के नाम पर उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति धधक रही है। फिलहाल तो ध्यान दीजिए कि 55 में से 53 सीटें एक तरफ और रामपुर की जंग एक तरफ, क्योंकि रामपुर की 2 सीटों पर जो घमासान है वहाँ साख की भी लड़ाई है, नाक की भी लड़ाई है और अपनी धाक की भी लड़ाई है, क्योंकि आजम खान का रामपुर रहा है। रामपुर शहर की सीट से सीतापुर जेल में बंद आजम खान उम्मीदवार हैं, तो पड़ोस की स्वार सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम। वोटिंग के दिन भी आजम पर सियासत चरम पर रही। अपनी सियासी कर्मभूमि रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मतदाताओं की कतार में खड़े होकर पहले अपनी बारी का इंतजार किया, फिर वोट किया और वोट के बाद समाजवादी पार्टी पर सिंडिकेट वाली चोट किया। अभी तो जो है वो ये जो सबक सिंडिकेट है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी अभी बीजेपी से लड़ते लड़ते आपस में भिड़ रहा है, तो इसलिए इनको भिड़ने दीजिए। दरअसल आजम के खिलाफ कांग्रेस ने जहां नवाब परिवार के नवाब काजिम अली उर्फ नवेद मियां को उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया है। सीतापुर जेल में बंद आजम खान के लिए अखिलेश यादव ने रोड शो किया था। आजम के बेटे अब्दुल्ला के लिए वो स्वार भी गए थे। आजम के खिलाफ चुनावी जंग लड़ रहे नवाब काजिम अली और बीजेपी दोनों ही हमलावर रहे। अपने अपराधों की, अपनी गुनाहों की वजह से पब्लिक पे कोई एहसान नहीं किया जेल जाके, ना किसी सरकार ने डाला है उन्हें। क्या मुकदमे, फ्रॉड जो उन्होंने किया है और सरकारी संपत्ति जो उन्होंने छीनी है और जल निगम की भर्तियां गैरकानूनी तरीके से वो उन्होंने करी हैं। इन मुद्दों को ऊपर उठाई है ना। सबसे बड़ा, सबसे पुराना मदरसा आलिया था जिसमें कीमती किताबें थी, वो चोरी करके अपनी यूनिवर्सिटी ले गया, वो भी सही है। कौन जेल में होगा, कौन रेल में होगा, ये तो कानून का अपना काम है, लेकिन यहाँ पर चाहे रामपुर हो चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो, एक चीज साफ दिखाई पड़ रही है कि ये जो 3B ब्रदरहुड है, बकैतों का था, बाहुबलियों का था, बलवाइयों का था, उसका बंटाधार। आजम खान भले ही जेल में बंद हैं, मगर उनके बेटे अब्दुल्ला दावा कर रहे हैं कि रामपुर पर आजम खान का प्रभाव कम नहीं हुआ है।
दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी फतह का परचम लहराएगी। मैं ये बात जानता हूं कि आवाम पब्लिक शायद पहले से ज्यादा उनका कॉपरेशन मिल रहा है, पहले से ज्यादा लोग जागरूक हैं, अपने मुद्दों के लिए जागरूक हैं, और जिस तरीके से वो इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं, वो जिसे हम कह सकते हैं कि एक रिमार्केबल चीज है। लोग अपना जवाब दे रहे हैं, वो जवाब 10 मार्च को अपना असर दिखाएगा। एक यूनिवर्सिटी बनाने वाला शख्स भैंस चोरी बकरी चोरी के मुकदमों में 2 साल से जेल में है, और 4 किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल देने वाले लोग 4 महीने में ही बेल पर बाहर आ गए हैं। मैं ये जानता हूं। अब्दुल्ला अकेले नहीं हैं जो आजम खान पर मुकदमों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं, बल्कि अखिलेश यादव जब आजम के लिए रोड शो करने पहुंचे थे तब उन्होंने आजम के खिलाफ मुकदमों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। मगर योगी आदित्यनाथ का दावा है कि अखिलेश चाहते ही नहीं है कि आजम जेल से बाहर आए। कि आजम खान बाहर आए ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। वे स्वयं ही नहीं चाहते, उनसे पूछो ना ईमानदारी से क्या है। दूसरा, अखिलेश जी से पूछा जाना चाहिए कि ये जो मामले हैं, आजम खान के मामले हों या अन्य लोगों के मामले हैं, ये सब न्यायालय से जुड़े हुए मामले हैं। इनका राज्य सरकार से आज के दिन पे कोई लेना देना नहीं। ये एक मेहरबानी माननीय योगी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि ये मेहरबानी आप ही कर दें, आप ही आजम साहब को बाहर कर दें। हम आपके कृतज्ञ होंगे, हम आपके एहसानमंद होंगे, आप आजम साहब को बाहर कर दें। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? आजम साहब के ऊपर मुर्गी चोरी के मुकदमे लगाओगे, भैंस चोरी के मुकदमे लगाओगे? शर्म नहीं आती? राजनीति को क्या बना के रख दिया? आप नेताओं को अपराधी बनाने के ऊपर तुले हुए। उधर स्वार सीट की बात करें तो नवाब साहब जहां कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वहीं उनके बेटे हमजा हैदर अली बीजेपी के सहयोगी अपना दल से स्वार सीट पर आजम के बेटे अब्दुल्ला को चुनौती दे रहे हैं। एक ही परिवार में पिता के कांग्रेस में और बेटे के बीजेपी के साथ होने पर पिता पुत्र की सफाई भी एक जैसी ही है। यादव जो है समाजवादी के सुप्रीमो, उनकी बहू बीजेपी से लड़ रही है, तो उसमें कोई अनोखी बात नहीं है। मैं बीएसपी में मंत्री भी रहा, मेरी मदर कांग्रेस में रही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो उनकी अपनी नीति सोच है। जैसे मुलायम सिंह जी की अपनी बहू अपर्णा जी भाजपा में है, वो फाउंडिंग मेंबर है सपा के, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी क्वेश्चन इन दैट, बट आई एम वेरी मच पॉजिटिव। आजम के बेटे अब्दुल्ला जहां इंजीनियर हैं, वहीं हमजा हैदर अली लंदन से ग्रेजुएट हैं। दोनों के बीच स्वार सीट पर कड़ी टक्कर है। टक्कर इसलिए भी है क्योंकि दोनों का दावा है कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ हैं। मगर देखना ये होगा कि आजम खान का जो रौला रामपुर में रहा है वो कायम बचा भी है या नहीं। मिलन शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, रामपुर, आज तक। दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चला है, लेकिन पहले दौर की वोटिंग को लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। सभी इस बात का दावा कर रहे हैं कि पहली लहर जिस तरह की चली है, सरकार उनकी ही बनेगी, चाहे बीजेपी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी गठबंधन या फिर दूसरे तमाम दल। लेकिन इस दावे में कितना दम है, 10 मार्च को इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन दावों को लेकर क्या है मौजूदा स्थिति, उसको बताती हुई अब अगली रिपोर्ट। योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है। जनता ने पहले चरण में उन्हीं लोगों को ठंडा कर दिया है। हम लोग तो जो पहले थे वही आज भी हैं। लेकिन जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे हो गए हैं। इधर दूसरे चरण के लिए 55 सीटों पर मतदान हो रहे थे और उधर पहले चरण की 58 सीटों पर अपनी विजय का शंखनाद किया जा रहा था। चुनाव आयोग बेशक 10 मार्च को परिणाम बताएगा, मगर राजनीतिक दलों को पूरा यकीन है कि पहले चरण में उनकी विजय हुई है। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। इस रैली में बीजेपी के विकास की गाथा तो थी ही, साथ में पीएम ने कहा कि पहले चरण में बीजेपी लीड ले रही है। भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है।
गाजे बाजे के साथ आ रही है। हर वर्ग के लोग बिना बटे, बिना किसी भ्रम में पड़े पहले फेज में बीजेपी को बहुत आगे बढ़ा दिया है और दूसरा फेज भी बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ तो बार बार दावा कर रहे हैं कि विपक्षियों को जनता ने पहले ही चरण में ठंडा कर दिया है। योगी को भरोसा है कि पहले चरण में 58 सीटों पर जो जंग लड़ी गई है उसकी विजेता बीजेपी ही है। जनता ने पहले चरण में उन्हीं लोगों को ठंडा कर दिया है। हम लोग तो जो पहले थे वही आज भी हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। अपनी बात को जब काम और सोच ईमानदार है तो काम भी दमदार तरीके से हुए हैं और उसी दमदार तरीके से बोल भी रहे हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ को इतना भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराने जा रहा है। बीजेपी के आंधी में विपक्षी उड़ने वाले हैं। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार फिर से आएगी। सपा बसपा कांग्रेस हताशा और निराशा पहले चरण में उनके मन में छा चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक लक्ष्य दिया है कि फिर एक बार 300 पार, तो हम 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने भी दावा किया था कि पहले चरण में समाजवादी पार्टी आगे है। लेकिन जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे हो गए हैं। ये जो गर्मी निकालने वाले हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्या ये कंप्रेसर है जो सर्दी लगा देंगे? लोकतंत्र के उत्सव का यूपी में दूसरा चरण संपन्न हो गया है, मगर आने वाले चुनावों के लिए जुबानें तीखी हो रही हैं। समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी के बजाय तमंचावादी कह दिया। काम तो इनका समाजवादी है, काम तमंचावादी है। अपने परिवार और खानदान के बाहर सोच ही नहीं सकते। उधर अखिलेश यादव भी लगातार चुनावी प्रचार में दमखम लगा रहे हैं। वो जनता को आगाह कर रहे हैं कि इस बार लोग झांसे में नहीं आएंगे। झांसी के लोग तो झांसे में नहीं फंसने वाले। झांसी के लोगों ने तो ऐलान कर दिया है कि अब वो झांसे में फंसने वाले नहीं हैं। बताओ, यहाँ के लोग, कहीं आप लोग भारतीय जनता पार्टी के झांसे में तो नहीं आ जाओगे? 20 जिलों की 113 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हुआ। देखना यह होगा कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर कौन कितना दमखम दिखाता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश से निकलकर अब आपको लेकर चलते हैं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, जहां पर 70 सीटों के लिए आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहां के मतदाताओं ने गजब तस्वीरें सामने आए। अलग अलग रंग भी उत्तराखंड के देखने को मिले, जहां एक तरफ बड़े बड़े नेता अपने परिवार के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ भारी तादाद में मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के इस बड़े पर्व में हिस्सा लिया। पहाड़ पर इस तरह से मनाया गया लोकतंत्र का उत्सव। इस तरह से कहीं सर्दियों में, कहीं बर्फबारी में, कहीं चटकती धूप में निकले मतदाता। क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सब शरीक थे अपनी बेहतरी के चुनाव के पर्व में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने परिवार के साथ मतदान किया। धामी को यकीन है कि इस बार भी उत्तराखंड की जनता बीजेपी पर भरोसा जताएगी, बीजेपी को जिताएगी और दोबारा उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाएगी।
जो एक मिथक रहा है यहाँ पर कि एक बार बीजेपी, और आपको लगता है कि आपका जो नारा है इस बार 60 बार, आप बीजेपी को आपका जो 5 महीने का कार्यकाल रहा है उसको दोहरा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूँ इस बार 60 पार, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार यहाँ के लोग चुनेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें आशीर्वाद देगी और 60 पार का नारा हमारा पूरा होगा। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, मगर धामी को पिछले चुनाव में इसी खटीमा से कांग्रेस के भुवन चंद कापड़ी ने कड़ी टक्कर दी थी। और अब आपको लेकर चलते हैं गोवा, जहां की 40 सीटों पर आज मतदान हुआ है। जमकर मतदाता गजब उत्साह के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंचे। यही कारण रहा कि अगर तीनों राज्यों में हम देखें तो सबसे ज्यादा वोटिंग गोवा में ही हुई है। वहां पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की ओर से दावा किया गया एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य दलों के अपने दावे हैं। लेकिन टीएमसी और आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से वहां पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। ये गोवा का समर है। समंदर की बल खाती लहरों पर इतराने वाला गोवा अपने मत का प्रयोग करने निकला है। वो चुनने निकला है अपना शानदार मुस्तकबिल। वो तय करने निकला है कि गोवा का शासक कौन होगा गोवा का नीति नियंता, किसके हिस्से आएगा गोवा। गोवा का रण इस बार भीषण है। प्रमोद सावंत ने मतदान से पहले पूजा पाठ किया, चंद्रेश्वर के दर्शन किए और उसके बाद कोटंबी में अपना वोट दिया। प्रमोद सावंत को भरोसा है कि बीजेपी गोवा में एक बार फिर से विजय हासिल करेगी। पहले आज इस लोकशाही के उत्सव पर हम वैलेंटाइन डे के दिन ही लोकशाही का उत्सव यहाँ पे मना रहे हैं कि लोगों का प्यार हमेशा के लिए मुझे मिलते आ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन फिर से एक बार गोवा के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, मुझे वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे मेजोरिटी के साथ यहाँ पे जीत के आ रही है। हमें मिशन 22 में 22+ ये मिशन सक्सेसफुल होगा। प्रमोद सावंत कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोलते हैं। कहते हैं चुनाव को लेकर कांग्रेस गोवा में सीरियस ही नहीं है। गुस्सा कांग्रेस का है, लोगों का नहीं है। लोगों का गुस्सा होता तो लोग उनके साथ में रहते थे। आप हर जगह देखो, मुझे तो लगता है कि कुछ जगह पे कांग्रेस के उम्मीदवार ही नहीं मिले, किसी को भी ऐसे ही टिकट दीजिए। आप ढेर सारे कितने कॉन्स्टिट्यूंसी वो सीरियसली लड़ रहे हैं वो पहले देखे। मुझे लगता है 15 के ऊपर वो सीरियस नहीं है। सिर्फ 15 कॉन्स्टिट्यूंसी में सीरियसली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बाकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी तरह से सेटिंग के लिए उन्होंने किसी को दे डाली है। गोवा में इस बार चुनावी मैदान में टीएमसी ने भी जोर आजमाइश की है। बंगाल में खेला होने के बाद टीएमसी ने गोवा में नारा दिया है, खेल जत लो। माना जा रहा है कि टीएमसी यहां 2-3 सीटें निकाल सकती है। इधर गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद ये पहला चुनाव गोवा में लड़ा जा रहा है, जबकि मनोहर पर्रिकर के बेटे को बीजेपी से टिकट नहीं मिला, बल्कि वो पणजी से निर्दलीय ही मैदान में उतर गए हैं। देखने को ये मिल रहा है कि मुकाबला भी त्रिकोणीय है, क्योंकि जो यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बेहद अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। प्रमोद सावंत अपनी जीत के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हैं। सैंकुलम से उनका वोट है, वहीं से वो उम्मीदवार हैं बीजेपी के। लेकिन इसके साथ ही सबकी नजरें उत्पल पर्रिकर पर भी टिकी हुई हैं। उत्पल पर्रिकर पैंजिम से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले बाबूश मोन्सराट भी खड़े हुए हैं। बाबूश अब देखिए 5 बार एमएलए रह चुके हैं इस इलाके से, और ऐसे में देखना ये होगा कि लोगों का जो सिंपैथी वोट है वो उत्पल पर्रिकर को मिलता है या फिर बाबूश उन पर हावी रहते। आज तक बेमिसाल 20 साल।